हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का टॉपिक है मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, जो कि स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया के स्पेशल रेफरेंस में पढ़ेंगे। क्या है मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन, मार्क्सवादी क्रांति क्या है और कैसे इंडिया के जो कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उससे प्रभावित होते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अंडरस्टैंडिंग द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, क्या था मार्क्स का दृष्टिकोण, क्या था, वो किस तरीके से सोचते थे और कैसे रिवॉल्यूशन आता है। मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन जो है ना, एक रूट आइडियोलॉजी है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स को सभी जानते हैं, एंड फ्रेडरिक एंजल्स की। ये दोनों ही हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। जो फ्रेडरिक एंजल्स है बाद में कार्ल मार्क्स के बाद में ये उनके वर्क्स को पब्लिश करवाते हैं। हु प्रपोज्ड अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक कट्टरपंथी ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं ना, बदलाव आता है समाज के अंदर, फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। पहले पूंजीवादी का बहुत, उस समय जो मार्क्स का टाइम था, पूंजीवादी लोग बहुत ज़्यादा शासन में थे, इलीट क्लास शासन कर रही थी। लेकिन जब से ये रिवॉल्यूशन देखने को मिला तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से या फिर कैपिटलिस्ट समाज से सोशलिज्म की, समाजवादी की ओर हम चले गए, एंड इवेंचुअली कम्युनिज्म। फिर बाद में हम साम्यवादी तरीके से अपनाने लगे हर चीज़ को। समझते हैं क्या होता है कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। लेकिन ये तीन चरण हैं, CSC, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। देयर फिलॉसफी, जो मार्क्सिस्ट लोग हैं उनकी फिलॉसफी क्रिटिक्स द एक्सप्लोटेटिव नेचर। वो किस चीज़ का विरोध करती है, आर्ग्यू करती है, आलोचना करती है कि बहुत दमनकारी और शोषणकारी नेचर है कैपिटलिज्म लोगों का, और जो किस बात पर एम्फेसाइज करते हैं, क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा क्लासों में बांटा गया है, ठीक है, बिटवीन द बर्जुअस। बर्जुअस यानी होता है ऑनर्स होते हैं, यानी कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, और द प्लोरेट्रिएट यानी कि जो वर्कर्स लोग होते हैं। बर्जुअस और प्लोरेट्रिएट क्लास में बांटा गया है। तो इससे क्या होता है, वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। द मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन इज नॉट मेयरली पॉलिटिकल। जो मार्क्सवादी रिवॉल्यूशन है ये केवल राजनीतिक नहीं है, ये वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रिवॉल्यूशन है, जो कि डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन लेता है। और किस चीज़ का उद्देश्य लेकर, कि अबॉलिश किया जाए प्राइवेट ओनरशिप को। जो आज सरकार हर चीज़ प्राइवेट ओनरशिप कर रही है ना, मतलब प्राइवेट कंपनियों को दे रही है, उससे क्या होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, ये जो प्रोडक्शन के मीन्स हैं, क्लासेस है, ये सब को हटा के क्लासलेस सोसाइटी, जिसमें कहीं कोई वर्ग ना हो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, स्टेटलेस सोसाइटी हो, यानी कि मतलब न स्टेट हो न क्लास हो, ऐसी सोसाइटी की स्थापना की जाने की मांग करते हैं ये लोग। ये इस चीज़ को एम करके एबॉलिश करते हैं, कहते हैं एबॉलिश करो प्राइवेट ओनरशिप को। ओके, फ्रीडम माने स्वतंत्रता इन द मार्क्सिस्ट। मार्क्स लोग फ्रीडम को कैसे मानते हैं, इज नॉट जस्ट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। वो ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ आपको राजनीतिक तौर पे स्वतंत्रता मिल गई तो यही आपकी असली आज़ादी है। नहीं, वो आज़ादी को ऐसे देखते हैं फ्रॉम इम्पीरियलिज्म। जो साम्राज्यवादी लोग होते हैं, जो दूसरी कॉलोनी यहाँ पे आके अपना रूल करती है, साम्राज्य अपना स्थापित करती है, वहाँ से उस चीज़ से देखते हैं। बट फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशंस, यानी कि मान लीजिए आपका ऊपर, हमारे ऊपर 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया, कॉलोनिज्म, ठीक है, कॉलोनी बनाई, हम पर राज किया, वो चले गए तो हम क्या आज़ाद हो गए? हाँ, हम अपने सेंस में आज़ाद हो गए। लेकिन मार्क्सिस्ट लोग जो है ना, उसको असली आज़ादी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं साम्राज्यवादी लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि आप आज़ाद हैं पॉलिटिकली। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम, अगर आपका शोषण अभी भी हो रहा है तो आप आज़ाद नहीं हैं। यानी शोषण, एलिनिएशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगर देखने को मिलती है आपको, और अभी भी आप उस समाज में रह के बहुत अलग महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अलगाव आपको लग रहा है, और सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है, तब भी आप आज़ाद नहीं हैं। वो इस चीज़ को आज़ादी कहते हैं। की फीचर्स देखते हैं मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन के। कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स क्या होते हैं, तो मार्क्सिस्ट जो थे, जो मार्क्सवादी लोग थे, वो किस चीज़ से इंस्पायर्ड थे, वो रिवॉल्यूशन नॉर्मली इंस्पायर्ड था। हम आगे पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वर्ग चेतना, यानी कि क्लास कॉन्शियसनेस। उनके अंदर एक चेतना आती है, वो इस चीज़ को
देखते हैं कि श्रमिक वर्ग जो होता है, मान लीजिए वर्किंग क्लास जो है वो उनका शोषण हो रहा था, अब वो उसको पहचानने लगते हैं, उनमें चेतना आती कि अरे हमारे साथ तो गलत हो रहा है। तो श्रमिक वर्ग को उनके शोषण को पहचानने के लिए संगठित करना, ये मार्क्सिस्ट लोगों की, रिवॉल्यूशन लोगों की यही विचारधारा थी कि जो जिन लोगों के साथ शोषण हो रहा है उनको जगाओ, उनमें चेतना भरो। ठीक है, तो क्लास कॉन्शियसनेस आती है। फिर ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म, अब जो पूंजीवादी देश हैं उनको उखाड़ कर फेंक देने का काम करना है, यानी रिप्लेस द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। पूंजीवादी उत्पादन जो हो रहा है उस पद्धति को हटा दिया जाए, फिर से हम रिप्लेस करेंगे किस चीज़ से, सोशलिज्म से, कम्युनलिज्म से उसको रिप्लेस करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, उस चीज़ को। डिक्टेटर्स ऑफ द प्लोरेटरिएट, यानी ये जो मार्क्सिस्ट थे ये कहते थे कि मतलब यहाँ पर सर्वहारा वर्ग कहते हैं, प्लोरेटरिएट क्लास को सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होनी चाहिए, यानी जो वर्कर्स हैं उनके हाथ में सब कुछ आ जाना चाहिए, सारा कंट्रोल किसके हाथ में हो, वर्कर्स के हाथ में हो। किससे छीन लिया जाए, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, कैपिटलिस्ट बर्जुअस लोग हैं, उनसे छीन कर इन गरीब लोगों को दे दिया जाना चाहिए, जो लेबर क्लास है। तो ये बात करते हैं ट्रांजिशनल फेज की, जिसमें बहुत ज़्यादा संक्रमणकालीन कहते हैं ना चरण, जहाँ श्रमिक राज्य को नियंत्रित करते हैं, ये इस फेज को इमेजिन करते हैं। कलेक्टिविजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यानी समूहीकरण होना चाहिए और पुनर्वितरण किया जाना चाहिए रिसोर्सेज का। ठीक है, इस चीज़ की बात करते हैं ये लोग। रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन रीडिस्ट्रीब्यूटेड हों, वापस उन्हें बांटा जाए, लेकिन इस बार अगर बांटा जाएगा तो इक्वली बांटा जाए, यानी इंश्योर करो इक्वालिटी को। एंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसका एंड होना चाहिए, सबसे बड़ा कारण है। अबॉलिशमेंट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन भी किसी का ना हो। ठीक है, इंटरनेशनलिज्म क्या होता है, इंटरनेशनलिज्म यानी होता है अंतर्राष्ट्रीयता क्या है, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनिट को, यानी जो एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है श्रमिक लोगों को। तो ये इनकी मान्यता थी, इन तरीकों से ये सोचते थे। मेजर ग्लोबल मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन कहाँ कहाँ हुए थे वो देखते हैं। सबसे पहले रशियन रिवॉल्यूशन होता है 1917 में। ये रशियन रिवॉल्यूशन, जिसे रूसी क्रांति कहा जाता है, किसके द्वारा लेड किया जाता है, लेनिन के द्वारा लेड किया जाता है। बहुत फेमस है, इसकी डेट भी हमें याद होनी चाहिए, 1917 में होती है ये क्रांति। एस्टैब्लिश्ड द मार्क्सिस्ट स्टेट, और फिर क्या होता है, फर्स्ट बहुत ज़रूरी है याद रखना, पहला मार्क्सिस्ट स्टेट बनता है रशियन रिवॉल्यूशन की क्रांति के बाद रशिया। चाइनीज़ रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है, चीनी क्रांति कब होती है, 1949 में। लेड बाय माओ जेडोंग के द्वारा ये नेतृत्व किया जाता है इसका। अडेप्ट करते हैं ये मार्क्सिज्म, रूरल पीजेंट्स कंडीशंस की, इन सब चीज़ों को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। फिर आता है क्यूबन रिवॉल्यूशन, जो क्यूबा में होता है, 1959 में होता है, ये जस्ट 10 साल बाद होता है चाइना के। इसको फिडेल कैस्ट्रो जो है वो लेड करते हैं, नाम याद रखेंगे, फिडेल कैस्ट्रो, ची ग्वेवारा, 2 जन इनको लेड करते हैं। ये जो रिवॉल्यूशन आपने देखेगी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस किया था ग्लोबल डीकोलोनाइजेशन को। यानी अब सब लोगों में डिमांड उठी कि हाँ, इस जगह अगर लोग बड़े बड़े कंट्रीज़ के कॉलोनी से भी डीकोलोनाइज होना चाहते हैं, वो उपनिवेशवाद से पीछा छुटाना चाहते हैं, तो मूवमेंट करो, फ्रीडम स्ट्रगल लेकर आओ, इंक्लूडिंग दोज, इंडिया भी इससे बहुत प्रभावित हुआ था बाद में। तो दीज रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंटली ग्लोबल डीकोलोनाइजेशन को बहुत प्रभावित किया। अब हम देखते हैं मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन फ्रीडम मूवमेंट ग्लोबली, क्या प्रभाव पड़ा था इस मार्क्सवादी इन्फ्लुएंस जो ये है उसको अलग अलग जगह पे मूवमेंट्स देखने को मिले, कैसे प्रभावित करता है। मार्क्सिज्म प्रोवाइडेड कॉलोनाइज्ड नेशंस विद, मार्क्सिस्ट जो है कॉलोनाइज्ड नेशंस को कैसे देखता है, प्रोवाइड करता है क्रिटिकल लेंस टू एनालिज इंपीरियलिज्म एज इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। जो मार्क्सवादी लोग हैं वो जो लोग कॉलोनी बनाते, कॉलोनाइज्ड करते हैं दूसरे नेशंस को, उनको कैसे कैसे नामों से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जो है वो आर्थिक तरीके से शोषण करते हैं किसी नेशन को, अपना मतलब साम्राज्यवाद का विस्तार करते हैं। फिर इकोनॉमिक, ये क्रिटिकल लेंस की तरह वो देखते हैं। फ्रेमवर्क और टू यूनिफाई ऑप्रेस्ड मासेस एंड डिमांड स्ट्रक्चरल चेंज, यानी उत्पीड़ित जो जनता होती है वो एकजुट अगर हो गई तो उससे क्या होगा, संरचना में परिवर्तन की मांग करने की एक रूपरेखा देते हैं। और ये सब
बताते हैं कि इस तरह से करना चाहिए। एंड एम्फेसाइज ऑन रिवोल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी चेंज लेकर आओ, परिवर्तन लेकर आओ, नॉट मेयर पॉलिटिकल रिफॉर्म। ये नहीं कि सिर्फ आपकी राजनीति में कुछ सुधार हो गए, दैट्स गुड, नहीं, अंदर से आपको बदलना है, हर स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंज लेकर आना है। एंटी कॉलोनियल लीडर्स जो थे, जो इस चीज़ के खिलाफ थे कि कोई भी तरीके से उपनिवेश विरोधी लीडर जो थे अक्रॉस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, कहाँ कहाँ थे, एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में ऐसे लोग थे जो इस कॉलोनी बनाने के विरोध थे, उपनिवेश के विरोधी थे। वो कहते हैं ड्रू अपॉन मार्क्सिस्ट थॉट टू फ्यूएल स्ट्रगल्स ऑफ लिबरलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ लोग जो उपनिवेश विरोधी नेता थे ना, ने मुक्ति और सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष को बढ़ावा दिया। वो कहते हैं ये स्ट्रगल चलते रहना चाहिए और इस स्ट्रगल के कारण मार्क्सवादी विचारों को सहारा मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं द मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के फ्रीडम स्ट्रगल्स पर मार्क्स के इन्फ्लुएंस क्या देखने को मिलता है। मार्क्स का इन्फ्लुएंस तो पूरे वर्ल्ड पर ही है। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल्स में क्या है, अर्ली मार्क्सिस्ट थॉट इन इंडिया, भारत में, इंडिया में कैसे थॉट आया मार्क्स का। तो इंडिया का नेशनलिज्म जो राष्ट्रीयता इनिशियली इमर्ज इन 19th सेंचुरी में उभर गई थी। इंडिया में जागृति आ गई थी राष्ट्रवाद को लेकर थ्रू मॉडरेट एंड लेटर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उनके द्वारा। यानी कि मॉडरेट यानी नॉर्मल थे, ना उग्र थे ना नॉर्मल, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्र क्रांति लोग लेकर आए थे। मार्क्सिस्ट आइडिया एंटर्ड इंडिया, अब यहाँ पे मार्क्सवादी आइडिया एंटर करता है अर्ली 20th, जैसे ही 20वीं सदी शुरू होती है मार्क्स एंटर कर जाता है, मार्क्स का जो आइडिया होता है। स्पेशली आफ्टर रशियन रिवोल्यूशन 1917 शुरुआती पीरियड है, आप देख सकते हैं 20th सेंचुरी का। इस टाइम मार्क्सवादी आइडिया इंडिया में एंटर कर जाता है, विच इंस्पायर्ड ग्लोबल एंटी इम्पेरियलिस्ट। यानी ये किन को इंस्पायर करता है, जो लोग ये साम्राज्यवाद के खिलाफ थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करता है, बहुत प्रभावित करता है। द फर्स्ट एक्सपोजर टू मार्क्सिज्म इन इंडिया, इंडिया के अंदर पहला एक्सपोजर हम कहते हैं ना कब मिलता है, कैम थ्रू रिवोल्यूशनरीज, यानी जो अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं उनके द्वारा मिलता है, स्टूडेंट्स के द्वारा मिलता है, वर्कर्स के द्वारा मिलता है, एंड हु हैड कंटेक्ट विद द सोवियत आइडियोलॉजी, जो सोवियत आइडियोलॉजी के कांटेक्ट में आते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इंस्पायर्ड हो जाते हैं, अपने राइट्स को लेके जागृति आती है उनमें। फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अब इसी समय क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के अंदर बन जाती है। 1925 में इसका फॉर्मेशन होता है। 1925 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। तो फाउंडेड इन कानपुर में फाउंड की जाती है। द CPI बिकेम द आइडियोलॉजिकल वैनगार्ड ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट, ये एक तरह से मार्क्सिस्ट थॉट की वैनगार्ड थी ऑफ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की जब हम बात करते हैं वहाँ पर। इंस्पायर्ड द लेनिनिज्म, यानी लेनिनवाद की विचारधारा से प्रभावित थी। इट इंटरप्रेटेड ब्रिटिश कॉलोनिज्म एज एन इम्पीरियलिस्ट प्रोजेक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन। ये जो है कैसे देखते हैं, ब्रिटिश लोगों की जो कॉलोनी है उसको देखते हैं कि ये साम्राज्यवादी प्रोजेक्ट हम पर चला रहे हैं, ये कि पूंजीवादी लोग हम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ये किस चीज़ को एडवोकेट वकालत करती है, ये जो CPI होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड ऑफ कॉलोनियल रूल, यानी कि जो उपनिवेशिक काल का ये जो भी रूल है, ये राज, इसे खत्म किया जाए। ब्रिटिश वगैरह के टाइम बहुत विरोध हुआ। अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीजेंट एंड वर्कर, जो बेचारे फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन लोगों को अपलिफ्ट करो, बढ़ावा दो, ऊपर उठाओ। रिवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्रांतिकारी, इंडियन सोसाइटी के अंदर एक क्रांति देखने को मिली, बदलाव देखने को मिला। मार्क्सिज्म एंड द वर्कर्स एंड पीजेंट मूवमेंट्स, अब बहुत सारे ऐसे मार्क्सवाद से प्रभावित होकर हमारे यहाँ पर वर्कर्स लोगों के, पीजेंट्स के, फार्मर्स के आंदोलन देखने को मिले। लाइक ट्रेड यूनियन आता है सबसे पहले। ट्रेड यूनियन बिगेन इमर्जिंग इन 1920 और 30 के अंदर ट्रेड यूनियन का एमरजेंस होता है, सच एज स्टेट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यहाँ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उसके बाद एमर्जिंग होती है, उद्भव होता है। पीजेंट मूवमेंट्स, बहुत सारे फार्मर पीजेंट मूवमेंट्स देखने को मिले, स्पेशली कहाँ पर, तेलंगाना, बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ केरला में। स्ट्रॉन्ग मार्क्सिस्ट अंडर करंट्स, लोग बहुत उस चीज़ के, उस एक वेव के अंडर आ गए थे और फिर लोग प्रभावित होकर मूवमेंट, आंदोलन हुए। द तेलंगाना रेबिलियन, जो तेलंगाना में रेबिलियन हुआ था 46 से 51 के अराउंड, वाज लेड बाय द आंध्र महासभा एंड द CPI के द्वारा ये चीज़ लेड की गई थी। तेलंगाना रेबिलियन कब हुआ था,
विद्रोह हुआ था। तो पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट फेड्यूअल लैंडलॉर्ड, जमींदार्स के खिलाफ। अब जो फार्मर्स थे वो अब है ना जमींदार्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा रिवोल्ट करने लगे थे, क्रांति करने लगे थे, जस्ट लाइक एंड हैदराबाद का जो निज़ाम था उसके खिलाफ भी। इट वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन। तो यही है इंडिया के अंदर क्लासिक एग्जाम्पल है मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन का। आर्म्ड स्ट्रगल, सशस्त्र विद्रोह हुआ था एंड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, वापस से लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की मांग उठी थी उस समय। इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अब कुछ बुद्धिवादी लोगों ने भी इसमें अपना समर्थन दिखाया, जैसे एम.एन. रॉय को, मनवेंद्र नाथ रॉय एक लीडिंग मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बुद्धिशाली बुद्धिवादी थे, हु इनिशियली अलाइंड विद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ वो पहले ही अलाई कर चुके थे, जुड़ चुके थे। एंड ऑल्दो ही लेटर डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट, बाद में जाके इन्होंने क्या किया, अपने आप को कट्टरवादी मार्क्सिज्म वाली धारा से रॉय ने अपने आप को अलग कर लिया। थॉट इन्फ्लुएंस रेडिकल नेशनलिज्म एंड ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म, क्योंकि फिर बाद में ये कट्टर राष्ट्रवाद की धारा से प्रभावित हुए और ह्यूमनिस्ट मार्क्सिज्म से भी प्रभावित हुए थे। EMS नैम्ब्रोदी प्रिद वॉज फर्स्ट कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। 1957 के अंदर EMS बनते हैं, पहले कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर होते हैं जो, और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इस चीज़ को दैट मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कुड वर्क विद इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। वो इस चीज़ को बताते हैं कि मार्क्स की जो विचारधारा है वो डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में भी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। मार्क्सिस्ट क्रिटिक जो हैं, यानी मार्क्सवाद का बहुत विरोध करने वाले लोग इंडियन सोसाइटी में कैसे आते हैं देखते हैं, और कॉलोनियलिज्म को कैसे प्रभावित करते हैं। मार्क्सिस्ट क्रिटिक, मार्क्सिस्ट थिंकर सॉ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया नॉट एज अ सिविलाइजिंग मिशन। वो ऐसा देखते हैं ब्रिटिशर्स को कि ये कोई सभ्यता जागृति के लिए नहीं आया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें मशीन बनाकर हमारा यूज़ लेकर हमारा शोषण करता है, यानी ब्रिटिश लोग हमारा शोषण करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ देखने को मिला, पैसा बाहर जा रहा है, यानी मार्क्स ने ये एक्नॉलेज किया दैट ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद स्थापित कर रहा है, करना चाहता है, हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा है कैपिटलिज्म, साम्राज्यवाद को, कॉलोनिज्म को, ये क्या है बट एट कॉस्ट ऑफ लोकल इकोनॉमिक्स, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इसके मतलब लोकल लोगों की कॉस्ट के आधार पर ये बस स्थापित करता है, इसको लोकल लोगों से कोई मतलब नहीं है। फेड्यूअल एक्सप्लोइटेशन देखने को मिला, सामंतवादी लोगों का, जो जमींदार लोग हैं उनका भी शोषण हो रहा था। जो कॉलोनी औपनिवेशिक रूलर्स जो थे सपोर्टेड लैंडलॉर्ड्स, जो कॉलोनियल रूलर्स थे जो कॉलोनी को सपोर्ट करते थे वो सपोर्ट करते थे लैंडलॉर्ड्स को एंड जमींदार्स को, डीपनिंग सोशो इकोनॉमिक इन इक्वालिटी के अंदर। तो उपनिवेशिक जो शासन थे उन्होंने ज़मींदारों और ज़मींदारी का जो है बहुत ज़्यादा समर्थन किया, जिससे क्या है सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और बढ़ी। लैक ऑफ ट्रू फ्रीडम, वास्तविक स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिला था इस समय। इवन पोस्ट 1947 के बाद भी अगर आप देखें ना तो मार्क्सवादी ये चीज़ के लिए आर्ग्यू करते हैं इंडिया हैड अचीव्ड पॉलिटिकल, कि इंडिया को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई है बट नॉट इकोनॉमिक फ्रीडम, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं मिली है ड्यू टू ऑनगोइंग क्लास डोमिनेशन, क्योंकि उस समय भी क्लास डोमिनेशन चल रहा था, क्लासलेस सोसाइटी करो। तो मार्क्स यही कहते हैं कि जब तक क्लासलेस सोसाइटी नहीं होगी रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं मार्क्सिज्म एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, मार्क्सिज्म और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। वाइल INC जो है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट अ मार्क्सिस्ट पार्टी, ये जो पार्टी है ये मार्क्सवादी पार्टी नहीं है। इट एडॉप्टेड इट सेवरल सोशलिस्ट आइडियाज़, क्योंकि इसके जो आइडिया हैं वो सेवरल नॉर्मली सोशलिस्ट आइडियाज़ पर है, अंडर द जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट लिटरेचर। जो जवाहरलाल नेहरू है वो मार्क्सवादी लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे एंड सोवियत प्लानिंग मॉडल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए इनकी जो कांग्रेस पार्टी है ये इस तरह की विचारधाराओं से लगभग प्रभावित देखने को मिलती है। प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, ये लैंड रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं, स्टेट को ऑनरशिप दी जाए कुछ की इंडस्ट्रीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट दर्जों पर। येट मार्क्सिस्ट क्रिटिसाइज INC, लेकिन मार्क्सवादी जो लोग हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, आलोचना करते हैं उसकी। वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइजिंग विद कैपिटलिस्ट
कि आपके जो ये क्या लीडर्स हैं ना, आपके जो ये लीडर्स हैं, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है पूंजीवादी लोगों के साथ, लैंडलॉर्ड क्लासेस के साथ, डिलेइंग रियल सोशियो इकोनॉमी। इसके कारण डिले हो रहा है, वास्तविक तौर पर आपको सामाजिक आर्थिक न्याय बदलाव नहीं देखने को मिला है, क्योंकि आपके जो ये लीडर्स हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ऐसा कहा गया मार्क्सिस्ट लोगों के द्वारा। फिर आता है मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस्ड ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है उसके बाद कैसे ये प्रभावित करते हैं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आती हैं। केरला में 1957 के अंदर फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है, जो वास्तव में कम्युनिस्ट सरकार होती है और पहली बार लोकतंत्र में चुनकर आती है, फोकस्ड करती है, बहुत सारे सुधार लेकर आती है, लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीनों से रिलेटेड सुधार, पब्लिक एजुकेशन की बात करना, यानी एजुकेशन को पब्लिक कर देना, हेल्थ केयर की बात करना। ओके, फिर हम नक्सलिस्ट मूवमेंट देखने को मिलते हैं 1967 से आज तक भी ये मूवमेंट चल ही रहे हैं। नक्सलवादी आंदोलन जो बहुत ही ज़्यादा तरीके से नक्सलवादी, वेस्ट बंगाल और पीजेंट अपराइजिंग जो वो लोग हैं फार्मर्स, वो बहुत बढ़ चढ़कर माइस्ट मार्क्सिज्म देखने को मिला। इट एम्ड फॉर आर्म्ड रेवोल्यूशन की बात करते हैं। मार्क्सिज्म ने कहा गया है कि यूज़ कीजिए आप शस्त्रों का, अगर ज़रूरत है रिवोल्यूशन लाना है तो ओवरथ्रो कर दो इंडिया के स्टेट को, ऐसी विचारधाराएं हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन करो लैंड टू द टिलर थ्रू कंट्रोवर्शियल और वायलेंट हिंसक चीज़ों को, हिंसा को बहुत ज़्यादा ये लोग प्रोत्साहित करते हैं। द मूवमेंट हाईलाइटेड डीप रूरल डिस्ट्रेस एंड कास्ट क्लास ऑपरेशन, और ये मूवमेंट दिखाते हैं कि क्लास के प्रति कितना ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, बहुत एक दूसरे के प्रति और गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो भावना है कि ये बस सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं और क्लास बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित है, ये दिखाता है। पार्लियामेंट्री लेफ्ट क्या होता है, तो द कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया की है मार्क्सिस्ट, CPIM मार्क्सिस्ट लगाया हुआ है इसमें, एंड अदर लेफ्ट पार्टीज हैव प्लान मेजर रोल, इन्होंने अलग अलग रोल प्ले किए, डिमांड किए, जैसे कि लेबर राइट्स मांगे, ट्राइबल राइट्स, अपोजिंग प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन को अपोज करते हैं, डिफेंडिंग सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू, ये धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रीकरण की बात करते हैं। मार्क्सिज्म एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, आज के समकालीन इंडियन मूवमेंट्स देखते हैं। तो इवन टुडे की बात करें, अगर हम आज की बात करते हैं तो मार्क्सिस्ट थॉट शेप स्ट्रगल्स फॉर दलित राइट्स की बात करता है मार्क्सिस्ट। एज कास्ट इज सीन एज अ क्लास स्ट्रगल इन डिस्गाइज, वो कास्ट जो सबसे ज़्यादा क्लास स्ट्रगल में पिसी हुई है, उसकी राइट्स डिमांड करना, लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर आदिवासी लोगों के लिए लैंड की डिमांड करना, फॉरेस्ट की डिमांड करना, वर्कर रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉर्पोरेराइजेशंस, यानी वर्कर्स को और ज़्यादा अगेंस्ट आना चाहिए, ये जो कॉर्पोरेट निगम होते हैं इनके खिलाफ। स्टूडेंट एंड फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिले। द भगत सिंह जनरेशन इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिज्म रिमेन्स अ सिंबल ऑफ रिवोल्यूशनरी पैट्रियटिज्म, इसको एक देशभक्त की तरह देखा जाता है। दैट शॉट नॉट जस्ट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो सिर्फ ब्रिटिश रूल से जो थे वो ये नहीं कहते थे कि ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिल गई वही असली आज़ादी, बट फ्रीडम फ्रॉम ऑल शोषण, जितने भी एक्सप्लोटेशन है उनसे आज़ादी चाहिए। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन क्या है मार्क्सवादी विचारधारा की इंडिया के अंदर, क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा हिंसक टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, वायलेंट बहुत है। मूवमेंट लाइक नक्सलिस्ट इंसर्जेंसी, उग्रवादी नक्सलवादी आंदोलन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक, ये कोई लोकतंत्र के एकदम खिलाफ हैं ये सब चीज़ें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ मास अपील है इसमें, अर्बनाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म हैव ड्यूटल्ड क्लास कॉन्शियसनेस अमॉन्ग न्यूअर जनरेशन, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा चेतना उनके प्रति जगाई गई है। लैक ऑफ मास अपील है, लोग बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, पार्टिसिपेटेड नहीं हैं। इंटरनल डिवीज़न, खुद के अंदर ही बहुत विखंडन देखने को मिला। फ्रेगमेंटेशन अमंग वेरियस कम्युनिस्ट पार्टी, अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधाराओं में ही डिफरेंस है, तो ये स्ट्रेंथ नहीं है, वीक है इनकी जो कलेक्टिव वो है। एडेप्टेशन चैलेंजेस, अपनाने में देरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी हैड टू अडेप्ट इंडियाज क्लास सिस्टम, अपना नहीं रही है रिलीजन और डाइवर्स सोशल फैब्रिक को, विच क्लास मार्क्सिज्म ओवरलुक्ड, कि क्लासिकल मार्क्सिज्म ने भी इसे देखा था, लेकिन अभी जो थ्योरी है वो अडेप्टेबल नहीं है, चैलेंजेस को, चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर रही है। तो कंक्लूड करते हैं आंसर को कि ये जो जर्नी है मार्क्सिज्म लेगेसी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की, ये रेवोल्यूशन एक बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालता है इंडिया के स्ट्रगल पर। पोस्ट कॉलोनियल से देखें
तो जस्टिस डिमांड करता है न्याय की और इक्वालिटी की। वाइल इंडिया डिडंट अंडरगो अ फुल फ्लेज मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन, इंडिया नहीं गया है मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन के साथ। इंडियाज आइडियाज इग्निटेड रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस, जागृति ज़रूर आई है, लोगों को मूवमेंट्स के लिए प्रभावित ज़रूर किया इस विचारधारा ने। पुष्ट किया कि आप पुअर पॉलिसीज़ को लेकर आओ, गवर्नमेंट को कहा। टुडे द कॉल फॉर अ जस्ट इक्वल एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी इकोज कोर द आइडियाज़ ऑफ मार्क्स के थॉट ही हैं। अगर हम बात करें कि हमें चाहिए एकदम जस्ट एक्सप्लोटेशन फ्री सोसाइटी चाहिए बिना शोषण की। दस मार्क्सिस्ट अप्रोच टू फ्रीडम वॉज नॉट मेयरली अबाउट एंडिंग फॉरेन रूल, को ख़त्म करना ही मार्क्सिस्ट का ये एम नहीं था। जेन्युइन लिबरेशन चाहिए, हंगर पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, क्लास कैपिटलिस्ट सोसाइटी को भी ख़त्म करके, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके इंडिया की डेमोक्रेसी की जर्नी को बहुत ज़्यादा, ये एजेंडा को बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ये थी मार्क्स की विचारधारा और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल्स पर उसका प्रभाव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।